नमस्कार साथियों, एपीएमजी के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान पटवार एमसीक्यू व्याख्या सहित एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखते हैं। सबसे पहले आपका हमारे एपीएमजी के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और स्टार्ट करते हैं हमारा बिना टाइम वेस्ट किए। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है मुगल प्रशासन व्यवस्था में सकला नामक प्रशासनिक इकाई की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी। यानी मुगल प्रशासक व्यवस्था में सकला नामक प्रशासनिक इकाई की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी। अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या जहांगीर के द्वारा। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है शाहजहां। क्या है, शाहजहां इसका सही आंसर था। इसका व्याख्या है इसकी, तो शाहजहां ने सरकार की प्रांगना के बीच सकवा नामक इकाई का विकास किया था। तो क्या किया था, शाहजहां ने सरकार का प्रगना के बीच में सकवा नामक इकाई का विकास किया था। तो ये इसकी व्याख्या होगी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इसका आंसर सी था। इसका ऑप्शन का आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने हेतु 1978 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना किस समाज सुधारक ने की थी। तो ईश्वर चंद विद्यासागर या वीर सलिंगमन पंतुलू और केशव चंद्र जैन और गोपाल हरि देशमुख। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है बी, वीर सलिंगम पंतुलुम। ये भी इसका आंसर हो गया बी, सही आंसर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये वीर सेलंगनम पितलू ने 1978 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना, वे कहाँ के थे, तो आंध्र प्रदेश के थे। आंध्र प्रदेश के समाज सुधारक थे और भारत में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का अगर दूतों में शामिल थे। उन्होंने 11 दिसंबर 1981 में भारत में प्रथम विधवा पुनर्विवाह आयोजित किया था। यानी भारत में प्रथम विधवा पुनर्विवाह 1981 में 11 दिसंबर 1981 में आयोजित किया था। ये भी दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस देख लीजिए, पूरा मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा आ गया तीसरा क्वेश्चन। 1909 में नासिक के ब्रिटिश न्यायाधीश एएमटी जैक्सन की हत्या से जुड़े षड्यंत्र, जिसमें अनंत लक्ष्मण कन्नहोरे सहित 3 युवकों को 1911 में फांसी दी गई थी, किस क्रांतिकारी का संगठन से संबंधित थे। यानी वो किस क्रांतिकारी संगठन से थे। तो क्रांतिकारी संगठन का नाम बताना है। ये जिन्होंने, तो इसमें लक्ष्मण कन्नरे सहित 3 युवक थे। उसमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन था, तो ये आपने नासिक ब्रिटिश में 1909 में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको बताना है कौन सा है। गदर पार्टी थी, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन न, या अभिनव भारत सोसाइटी, या अनुशील समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अभिनव भारत सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या हो गया,
अभिनव भारत सोसाइटी। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है, पटवारी में आने लायक है, जबरदस्त हैं। तो इसके बारे में तो डिटेल में जान लेते हैं इसका। तो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, कौन नाम क्या है, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत सोसाइटी की एक गुप्त क्रांतिकारी यानी गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, यानी गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, जिसमें से 21 दिसंबर 1909 को इनके सदस्यों के आनंद में लक्ष्मण कनारे ने नासिक में ब्रिटिश तथा मिस्टेड AMT जैक्सन की हत्या की थी। किसकी की थी? AMT जैक्सन की हत्या की थी। कहाँ के थे? ब्रिटिश के मिस्टेड थे, लक्ष्मण कनारे ने नासिक में, और हत्या की थी। इस षड्यंत्र के तहत 27 क्रांतिकारियों को सजा हुई थी। कितनी क्रांतिकारियों को सजा हुई थी? तो 27 क्रांतिकारियों को सजा हुई थी, जिसमें से कन्नेरे कौरव और देशपांडे, कन्नेरे और कौरव और देशपांडे 19 अप्रैल 1911 में फांसी दी गई थी। इन तीनों को 1911 में फांसी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन सा संगठन था इसका, किससे जुड़े हुए थे, तो आपको समझ में आ गया था। वो था अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में चलते हैं आगे वाले। तो आपने सोच लिया होगा कौन सा क्वेश्चन होगा इसका, कौन सा अधिवेशन था। तो एक बार वापिस 1905 का बनारस अधिवेशन, 1906 का कोलकाता अधिवेशन, या 1907 का सूरत अधिवेशन, या 1908 का मद्रास अधिवेशन। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, यानी 1907 का सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? तो सूरत अधिवेशन। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। गर्मपंथियों और नरमपंथियों को स्पष्ट विभाजन के लिए कौन सा अधिवेशन था? तो सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन था। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। इसकी एक बार वाक्य देख लेते हैं पहले। तो ये है 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गंभीर वैचारिक मतभेद उभरे। यानी 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गंभीर वैचारिक मतभेद उभरे, जिसमें से ग्राम दल में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में राष्ट्रीय व्यापी बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना चाहते थे। और जबकि नरम दल में कौन थे? तो होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नेहरूजी और फिरोज मेहता। ये थे नरम दल के नेता थे। और गरम दल के हमने पढ़ा था बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये इनमें से थे। और उसके बाद में आंदोलन के बंगाल तक समिति रखना चाहते थे, यानी बंगाल तक के सीमित रखना चाहते थे। यानी आंदोलन था उसको बंगाल तक के सीमित रखने के लिए यह सब किया गया था। उसके बाद में आते थे कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें नरमपंथी अधिवेशन का नियंत्रण रखने में सफल रहे थे। यानी कांग्रेस में विभाजन में नरमपंथी तथा अधिवेशन में नियंत्रण रखने में सफल भी रहे थे। तो ये भी व्याख्या आपको समझ में आ गई थी कौन सा अधिवेशन था। तो 1907 का सूरत अधिवेशन था। कौन सा? सूरत अधिवेशन था। और ये भी आ गया गरम दल के नेता कौन थे और नरम दल के नेता कौन थे, ये भी हमने इस क्वेश्चन में देख लिया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवार में पूछने लायक है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट है दो, इसमें से देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो एक बार पढ़ लीजिए। आयोग केवल तब ही किसी भी मामले में जांच कर सकता है
आयोग केवल तभी ही किसी भी मामले को जांच कर सकता है जब पीड़ित व्यक्ति की ओर से याचिका प्राप्त हो। यह स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता, स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता, इसमें लिखा हुआ है स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता। तो ये स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है बी, तो यदि मानव अधिकार आयोग का हनन के संबंधित में कोई भी मामला न्यायालय में निलंबित है तो आयोग इसमें कोई भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है कौन सा आंसर होगा इसमें? पहला स्टेटमेंट सही है क्या, या दूसरा स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है? तो देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट है, तो ये भी पहला स्टेटमेंट ये क्या है, स्वतः संज्ञा नहीं ले सकता एंड स्वतः संज्ञा ले सकता है, तो ये गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, तो यदि मानवाधिकार हनन के संबंधित में कोई भी मामला न्यायालय में निलंबित है तो आयोग इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कर सकता है, न्यायालय को पूछ के इसमें हस्तक्षेप कर सकता है आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी दोनों गलत है, स्टेटमेंट दोनों गलत है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसी वाक्य देखते हैं। तो कथन फर्स्ट है वो गलत है, जिसमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHR नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमेटी को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है, स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है, यानी कि वह किसी भी मानवाधिकार का उल्लंघन की रिपोर्ट या जानकारी मिलने पर बिना याचिका की जांच प्रारंभ कर सकता है। तो ये बिना याचिका भी जांच प्रारंभ कर सकता है, मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर यह स्वतः संज्ञान ले सकता है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन था वो भी गलत है, तो इसमें सही कौन सा था? यदि कोई भी मामला न्यायालय में निलंबित है तो मानवाधिकार आयोग सीधे ही हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि लेकिन वह सिफारिश से दे सकता है कि रिपोर्ट मांग सकता है बेशर्त न्यायालय की अनुमति प्राप्त हो। न्यायालय की अनुमति प्राप्त होगी तो उसे ये मामला की सुनवाई कर सकता है, न्यायालय को पूछ के अनुमति लेने के बाद में। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित अनुच्छेद में का निम्नलिखित अनुच्छेदों का इसके संबंधित विषय सम्मिलित करें। तो ये विषय है और ये अनुच्छेद है, तो इनको मिलाना है। सबसे पहला ए है, तो है क्या? ग्राम पंचायतों का गठन और समान नागरिक संहिता, कृषि एवं पशुपालन का संगठन और कार्यपालिका न्यायपालिका से प्रतिकरण। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद कौन सा दे रखा है? एक तो 50 दे रखा है, अनुच्छेद 48 दे रखा है, अनुच्छेद 40 दे रखा है, अनुच्छेद 44 दे रखा है। ये क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क के रूप में देता हूं, आपको कमेंट में आंसर देना है। इसका सही आंसर ये इसकी दे रखे हैं ऑप्शन, ए के अंदर 3 है, बी के अंदर 4 है, सी के अंदर 2, डी के अंदर 1, और बी ऑप्शन में है ए के 4, बी 3, सी 2 और डी 1, और सी ऑप्शन में ए 2 और बी 3 और सी 1 और डी 4, और ए में A1, A2, B2 और C3 और D4। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा A, B, C? तो आपको कमेंट में देना है। सरल क्वेश्चन है, आपको अनुच्छेद तो याद ही होंगे, तो आपको इसमें ये होमवर्क देना है। अभी नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन और देखेंगे। ऐसी ही सीरीज को देखने के लिए आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।